हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब फैक्ट चैनल पर स्वागत है। हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सबसे पहले हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण स्थलों को देखा, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रपुर, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा जैसे स्थलों को देखा। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा सिंधु घाटी सभ्यता की नगर निर्माण आयोजना या नगर नियोजन के बारे में। फिर इसके बाद हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में। तो सामाजिक जीवन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे तथा यहाँ पर किस प्रकार के मानव निवास करते थे। तो जो कोई भी सभ्यता जो होती है तो वहाँ उसकी जानकारी का मुख्य स्रोत होता है उसकी लिपि। तो जो सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो अपठनीय होने के कारण सिंधु सभ्यता के बारे में सटीकता से जानकारी प्राप्त नहीं होती है, किंतु फिर भी यहाँ से जो प्राप्त सामग्री है उसके द्वारा इस समाज के बारे में जानकारी एकत्रित करने का प्रयास किया गया है। तो उसमें जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त सामग्री से सिंधु घाटी सभ्यता के समाज के बारे में अध्ययन करते हैं तो इसमें 4 वर्ग सामने आते हैं। तो जिसमें यहाँ से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विद्वान वर्ग का वर्चस्व था। इसी प्रकार से समाज में एक दूसरा वर्ग था जिसे योद्धा वर्ग कहा गया। फिर तीसरा वर्ग जो था जिसे वणिक या व्यापारी वर्ग कहा गया, जो व्यापार में मुख्यतः रुचि रखता था। इसी प्रकार से एक चौथा वर्ग भी था जिसे कहा गया कामगार वर्ग। तो समाज में 4 वर्गों की अवस्थिति थी: विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी वर्ग और कामगार वर्ग। इसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता जो थी तो यहाँ पर कई एथनिक ग्रुप भी निवास करते थे। तो जिसमें मुख्यतः 4 निर्जाति तत्वों की अवस्थिति पाई जाती थी, जिसमें प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड मुख्यतः जो वर्तमान में मलय और दक्षिण पूर्वी एशिया वाले क्षेत्रों में जो प्रजाति पाई जाती है उसे ही कहा गया प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड जो भारत में संथाल वाले क्षेत्रों में मानव निवास करता है तो वो उनकी अवस्थिति क्या है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड के रूप में ही पाई जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पर भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग भी यहाँ पर पाए जाते थे। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र के भी लोग सिंधु घाटी सभ्यता में पाए जाते थे। इसी प्रकार से अल्पाइन निर्जाति समूह के और मंगोलाइड। तो इनकी हम लोग ये जो निर्जाति समूह है इनकी जब हम लोग विशेषताओं का अध्ययन करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि मंगोलाइड जो होते हैं तो ये वर्तमान में इनकी चीन, नेपाल, दक्षिण कोरिया वाले क्षेत्रों में इनकी अवस्थिति पाई जाती है। इसी प्रकार से अल्पाइन जो क्षेत्र है वर्तमान में यूरोप का, उस क्षेत्र में इनकी अवस्थिति देखने को मिलती है। इसी प्रकार से जो भूमध्य सागर वाला क्षेत्र है वहाँ पर भी भूमध्य सागरीय जो निर्जाति समूह का विकास हुआ है वहाँ पर इनकी अवस्थिति पाई जाती है। इसी प्रकार से प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड जो है तो इनकी अवस्थिति वर्तमान में दक्षिण पूर्वी एशिया वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करते हैं तो यहाँ से विभिन्न मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त होती हैं। तो जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था मातृ सत्तात्मक समाज था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था मातृ सत्तात्मक समाज था, क्योंकि इस सभ्यता से मातृ देवी की मूर्तियां सर्वाधिक मात्रा में मिली हैं। तो मातृ देवी की मूर्तियां अत्यधिक मात्रा में मिलना, इससे पता चलता है कि सिंधु समाज जो था मातृ सत्तात्मक समाज था। तो यहाँ का जो समाज था समतामूलक समाज था, समतामूलक समाज था तथा यहाँ के लोग शांति प्रिय प्रकृति के थे। शांति प्रिय क्योंकि यहाँ से खतरनाक हथियारों की प्राप्ति नहीं हुई है, जिससे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता का जो समाज था मुख्यतः समतामूलक समाज था और शांति प्रिय समाज हुआ करता था।
इसी प्रकार से अब हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो मनोरंजन में रुचि रखते थे उसके लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे। तो जो सिंधु सभ्यता के लोग थे मुख्यतः शतरंज का खेल, कांसे का खेल और शिकार करना तथा मछली पकड़ना तथा पशु पक्षियों की लड़ाई का आयोजन करने में रुचि रखते थे। तो जो सिंधु सभ्यता थी वहीं से ही शतरंज के खेल का विकास हुआ। तो वर्तमान में भी शतरंज का खेल अभी भी प्रचलित है, जिसे अब तो वैश्विक स्वरूप भी प्राप्त हो चुका है। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे तो ये क्या है, सौंदर्य प्रसाधन में भी रुचि रखते थे। तो ये जो लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता के सौंदर्य प्रसाधन में भी रुचि रखते थे। तो ये क्या है, यहाँ की जो महिलाएं थी आभूषणों को पहनती थी सुंदर दिखने के लिए। तो जो आभूषण थे विशेष प्रकार से इनका निर्माण किया जाता था। मुख्यतः इनका जो निर्माण था पत्थरों द्वारा हुआ करता था तथा कुछ मामलों में भी जैसे तांबे और कांसे से भी आभूषणों का निर्माण किया जाता था। इसी प्रकार से यहाँ से सूती एवं ऊनी वस्त्रों के भी प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। सूती और ऊनी वस्त्रों का भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मतलब सूती और ऊनी वस्त्रों का भी यहाँ के लोग इस्तेमाल करते थे। तो इससे पता चलता है कि सिंधु जो सभ्यता थी यहाँ पर खाद्यान्न के अतिरिक्त अन्य फसलों का भी उत्पादन किया जाता था। एक नोट देख लेते हैं। नोट, सिंधु समाज जो था मुख्यतः 3 प्रकार के समाधान पद्धतियों का प्रयोग करता था। 3 प्रकार की समाधान पद्धतियों का प्रयोग करता था। जो पहली पद्धति थी तो जिसमें जब मानव का निधन हो जाता था तो उसकी पूर्ण समाधिकरण कर दी जाती थी, अर्थात उसे पूरी तरह से दफना दिया जाता था। इसी प्रकार से जो दूसरी पद्धति थी तो इसमें क्या होता था, आंशिक समाधिकरण किया जाता था। तो जैसे मानव को खुला छोड़ दिया जाता था तो जो पशु पक्षी थे उसका शिकार करते थे, खाते थे तथा जिससे जो हड्डियां और जो शेष अन्य अंग बचते थे उनको फिर दफना दिया जाता था। तो ये हो गया आंशिक समाधिकरण। इसी प्रकार से मानव के निधन के बाद उसका दाह संस्कार कर दिया जाता था। तो जो सनातन संस्कृति में इसके साक्ष्य मिलते हैं दाह संस्कार में। तो जैसे हिंदुओं में निधन के बाद व्यक्ति का दाह संस्कार कर दिया जाता है, किंतु जो समाधिकरण है ये वर्तमान में इस्लाम धर्म में प्रचलित है तथा आंशिक समाधिकरण जो है ये देखने को मिलता है जैन धर्म और पारसी धर्मों में इसकी विशेषता पाई जाती है। तो ये हो गया सिंधु घाटी सभ्यता के समाज के बारे में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।